औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज हम पढ़ेंगे जी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लाइफ का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो किस तरह से हुआ। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ना हम समरी देखेंगे। ठीक है, समरी में आप ये कह लें कि जिस तरह से कोई लेक्चर देने से पहले एक माइंडसेट तैयार किया जाता है, ठीक है, कि हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक, उसके बारे में कुछ खास जो मालूमात है वो देना, ठीक है, या फिर ये कह लें कि इसके बारे में हम क्या करेंगे, ब्रीफली एक किस्म की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ है जो, ठीक है, इसकी समरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समरी याद रहेगी तो आपको बाकी याद रखने में आसानी रहेगी। अच्छा, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ठीक है, बेसिकली इसके दो कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, इसके दो कंसेप्ट हैं। ठीक है, सबसे पहला है जी कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट है जी हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। क्लियर है, यह है दूसरा कंसेप्ट हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, स्पेशल क्रिएशन के कंसेप्ट में जो बिलीवर्स हैं, ठीक है, मतलब ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन के जो इस कंसेप्ट के ऊपर बिलीव रखेंगे, ठीक है, जो इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं, उन लोगों को क्रिएशनिस्ट। ठीक है, क्रिएशनिस्ट। ठीक है, इनका जो बिलीव है, वैसे इसके अंदर क्या है कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन में, ये कि जो जैसा भी इंसान है या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है, ये वैसे ही बनाए गए थे। ठीक है, अल्लाह ताला ने, बल्कि अल्लाह ताला का वर्ड हम यूज़ करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, खुदा, ठीक है, खुदा में आप मतलब उसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, आप ये कह लें कि उसमें हम खुदा में के टर्म में हम क्या करते हैं कि अल्लाह ताला का भी जिक्र करते हैं। ठीक है, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, और अल्लाह सिर्फ एक ही है। ठीक है, और खुदा एक से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, दोबारा टॉपिक पे आता है जी कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन के। जिस तरह गॉड ने ये चीज़ें आज के दौर में, जैसा कि हमें एग्जिस्टिंग फॉर्म्स नज़र आती हैं सारी की सारी ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, वो पहले से भी वैसी ही थी। ठीक है, उनको वैसा ही बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्रिएशनिस्ट बिलीव्स दैट, उनका जी ईमान है, यकीन है तीन चीज़ों पर। ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है जी, उनका क्या यकीन है कि स्पीशीज़ आर नॉट कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग चेंज। ठीक है, चलें उसको लास्ट पर रखते हैं। सबसे पहले क्या है जी, कहते हैं क्रिएशनिस्ट का कहना है, उनका ये मानना है, ठीक है, कि इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है, एक महसूस वक्त के अंदर, ठीक है, महसूस वक्त कितना है, बाइबल और कुरान मजीद के मुताबिक 6 डेज है। ठीक है, इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड मैन। ठीक है, कि खुदा ने
यूनिवर्स, कायनात और इंसान, ठीक है, इंसान को बनाया एज अ सुपर नेचुरल इवेंट। ठीक है, सुपर नेचुरल इवेंट के तौर पर क्या हुआ है, खुदा ने कायनात और इंसान को बनाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिलीव क्या है जी, एवरी स्पीशी वाज इंडिविजुअली क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, कि हर एक स्पीशी को इंडिविजुअल यानी कि अलहदा तौर पर अलहदा से, ठीक है, खुदा ने बनाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जी इसका, स्पीशीज आर नॉट कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग चेंज, या फिर आप ये कह लें कि फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है कि जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो फिक्स हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं जी। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो क्रिएशनिस्ट हैं, ठीक है, उनके जो बिलीव है, जो बिलीव करते हैं स्पेशल क्रिएशन के कंसेप्ट पर, ठीक है, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसके अंदर क्या है जी कि खुदा ने इस पूरी कायनात को और जितने भी यहाँ पर जिंदा इंसान मौजूद हैं उन सब को बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले वो उनका बिलीव क्या है कि इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, एक महसूस वक्त के अंदर, गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड मैन। ठीक है, खुदा ने कायनात और इंसान को बनाया एज अ सुपर नेचुरल इवेंट। ठीक है, दूसरा क्या है जी, दूसरा इनका बिलीव है कि एवरी स्पीशी वाज इंडिविजुअली क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, हर एक जो स्पीशी है, ठीक है, हर एक जो जानदार की किस्म है, ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने या फिर खुदा ने क्या किया, उसको अलग-अलग से बनाया। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट क्या है जी, तीसरा कंसेप्ट है कि तीसरा बिलीव है उनका कि स्पीशीज आर नॉट कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग चेंज। ठीक है, कि वो चेंज नहीं होती, उनके अंदर एवोल्यूशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है जी ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, जब ग्रेजुअल चेंज होगा, आहिस्ता आहिस्ता से कोई स्पीशी चेंज होगी तो वो बिल्कुल ही एक नई चीज़ बना देगी। ठीक है, एक नया जानदार बना देगी। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन के कंसेप्ट में ये चीज़ होगी। ठीक है, तो जो एवोल्यूशन के कंसेप्ट के ऊपर यकीन रखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशनिस्ट। क्लियर है। अब जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, ठीक है, वो उनके भी कुछ खास क्या है, ये कह लें कि वो भी कुछ चीज़ों पर यकीन रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है जी, वो क्या बात करते हैं कि मैन इज द डिसेंडेंट ऑफ earliest unicellular prokaryote। ठीक है, कह रहे हैं कि जो मैन है, ठीक है, जो इंसान है, उसके जो आबाव अजदाद हैं वो कौन से हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं। ठीक है, सिंगल सेलुलर सेल। ठीक है, यानी कि जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो। प्रो मीन्स ओल्ड। ठीक है, कैरियोट का वर्ड कैरियन से है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस, जिसके पास ओल्ड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ओल्ड न्यूक्लियस होगा मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। ठीक है,
उसके बाद दूसरा उनका बिलीव है जी एवोल्यूशनिस्ट का, कहते हैं जी कि लाइफ स्टार्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है, कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से लाइफ स्टार्ट हुई है, ठीक है, लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोट था, ठीक, प्रोकैरियोट था, इसके अंदर सॉरी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, इसके अंदर क्या हुआ, एवोल्यूशन हुई, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज आया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए जब, ठीक है, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हुआ, ये किसके अंदर डेवलप हो गया, मैन के अंदर, ठीक है। ये है जी एवोल्यूशनिस्ट का मानना है ये, ठीक है, कि कुल मिला के बात यही है कि एवोल्यूशन में फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज़ की बात नहीं करते, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में फिक्सिटी, इसमें ये एवोल्यूशन, ठीक है, इस थर्ड पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजेक्टेड द फिक्सिटी ऑफ reject the concept of fixity of species। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जैसे आज ऑर्गेनिजम्स मौजूद है पहले वैसे नहीं थे, ठीक है, वक्त के साथ साथ उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, उन चेंजेस को ग्रेजुअल जो चेंज आ रहा है उसको उन्होंने नाम दिया है एवोल्यूशन का, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, बेसिक समरी आ गई, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन और साथ कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अब इसी लेक्चर में समरी के अंदर ही एवोल्यूशन के कंसेप्ट को थोड़ी डिटेल में समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में क्या बात हो रही है। कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक ये उस कंसेप्ट को बनने में बहुत सारी थेरीज का हाथ है, बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं उनका काम है, ठीक है, जो हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जी एवोल्यूशन में जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, ठीक है, उनका क्या मानना है, वो क्या कहते हैं, ठीक है, कि लाइफ किस तरह से बनी, ठीक। एज अ मुस्लिम हम ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, ठीक है। वी बिलीव इन द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है। तो चलें जी बात करते हैं एवोल्यूशन की, ठीक है। एवोल्यूशन में वो कहते हैं कि जब बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बाद, ठीक है, सॉरी बिग बैंग के बाद, बिग बैंग मतलब जो बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिस साइंसदानों के मुताबिक ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये जो यूनिवर्स है उसके बनने में किसका काम है, बिग बैंग का, ठीक है, कि एक बहुत बड़ी एंटिटी थी, ठीक है, डेंस एंटिटी थी, ठीक है, जो बहुत बड़ी डेंस एंटिटी थी, ठीक है, जिस एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से सारी की सारी स्प्लिट हो गई मुख्तलिफ पार्ट्स में, ठीक है, और ये बहुत दूर दूर जाकर बिखर गए। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बिखरने के बाद जब वो कूल हुए तो वो क्या हुआ कि वो प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग के बाद जब अर्थ बनी, ठीक है, अर्थ है जो वो जब बनी तो क्या हुआ कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, ठीक है, हम कहते थे जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। अब जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो था जी
रिड्यूस्ड, वो कैसा था, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, मतलब इसके अंदर सॉरी रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, जिसका मतलब कि इसके अंदर, एक मिनट वो है सिल गया। अच्छा, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था मतलब इसके अंदर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और यहाँ मीथेन गैस बहुत ज़्यादा थी। अमोनिया बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद था, अमोनिया। ठीक है, और क्या था जी, और टेम्परेचर है जो, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा था। क्लियर है, ये था जी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। और आज का क्या है जी, आज की हम जो बात करें, आज का एटमॉस्फेयर क्या है, ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑक्सीडाइज है मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और हमारे पास है जी नाइट्रोजन। ऐसा ही है, नाइट्रोजन कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास 73% है। ठीक है, और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 21% है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 0.02 to 0.03% है। ठीक है, और बाकी जो बच जाता है ना, ठीक है, पॉइंट्स में वो कुछ वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, ऑर्गन है, नियॉन है, इस तरह की गैसेस मौजूद हैं। ठीक, तो ये है जी हमारा आज का एटमॉस्फेयर। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बाद जो अर्थ वजूद में आई उसका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था। ठीक है, रिड्यूस था जिसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया और उसका टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसमें ओजोन नहीं थी मौजूद, ओजोन मौजूद नहीं थी। ठीक है, ओजोन मौजूद ना होने की वजह से जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, वो क्या करती थी, वो जो अर्थ का टेम्परेचर है मज़ीद इंक्रीज़ कर देती थी। ठीक है, मज़ीद इंक्रीज़ कैसे करती थी, क्यों करती थी, वो इस वजह से क्योंकि मीथेन प्रेजेंट है। मीथेन क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को और ट्रैप कर लेती है। ठीक है, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। ठीक, अब जो अब का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो क्या है जी, ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड है मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, और इसका जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली प्रिमिटिव, ठीक है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, वो कम है अब। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं जी कि ये रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज्ड में कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ठीक है, आपके दिमाग में सवाल नहीं आएंगे तो आप सीख नहीं सकेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज हो गया। ठीक है, हाउ रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर changes into ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्यों हुआ वो हम देखते हैं। ये सबसे पहले क्या था जी कि जो शुरू में जो प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, जो
अर्ली प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, अर्लीस्ट प्रोकैरियोट्स, जो सबसे पहला प्रोकैरियोट था वो था जी हमारे पास आर्चिया। अब आर्चिया क्या है, ये प्रोकैरियोट है, ठीक है, जो आर्चियोबैक्टीरिया का जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। अर्लीस्ट प्रोकैरियोट थे, उनका जो फीडिंग टाइप थी जो, ठीक है, उनका जो फीडिंग स्टाइल था वो कैसा था, अब्जॉर्प्टिव, हेटेरोट्रॉफ था, ठीक है, अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ था। ठीक है, वो अपना कोई भी हेटेरोट्रॉफ मतलब कि वो अपनी कोई भी अपना फूड तैयार खुद नहीं थे करते, ठीक है, वो सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करते थे। अब उस वक्त फूड कहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये जो आर्चिया था, एवोल्यूशनिस्ट का मानना है कि जो आर्चिया है ये किस तरह से बना है कि जब केमिकल जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स मौजूद थे, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे कुछ, ठीक है। गर्म पानी के चश्मे में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद थे। गर्म पानी का चश्मा मतलब वो जो गर्मी थी, वो जो टेम्परेचर था वो क्या करता था, इन दोनों के दरमियान उसने रिएक्शन करवाए, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शन हुए और उस रिएक्शंस के नतीजे में क्या बना जी, आर्चिया, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली क्या बन गया जी, आर्चिया बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इस हाइपोथेसिस को, ये जो आर्चिया किस तरह से बना, इस हाइपोथेसिस को कहते हैं वेंट हाइपोथेसिस। वेंट हाइपोथेसिस, ठीक है। क्यों वेंट हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि ये जो आर्चिया है, ठीक है, ये माना जाता है कि जो आर्चिया है, ठीक है, वो सबसे पहले हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाया गया था, ठीक है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है। ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या थी जी, और उस लोकेशन की वजह से वो जो, सॉरी, ये आगे इसी तरफ कर सा जाएगा और ये इस तरफ। अब इसमें फिल क्या करना है वो देखते हैं। जो आर्चिया है, ठीक है, उसकी लोकेशन या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो क्या थी, हॉट वाटर, बहुत ही ज़्यादा जो गर्म पानी के चश्मे थे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, थर्मल यानी कि जिस टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है, वेंट्स चश्मे, ठीक है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट से इसका क्या नाम पड़ गया जी, वेंट हाइपोथेसिस, ठीक, ओके। तो अब आगे देखें, फीडिंग स्टाइल जब चेंज हुआ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट के आहिस्ता आहिस्ता जब इनके अंदर चेंजेस आती गई, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, तो क्या हुआ कि फोटोसिंथेटिक लाइफ जो है उसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। किसका सबसे पहले ओरिजिन हुआ, फोटो सिंथेटिक लाइफ। ये इस वजह से माना जाता है, अब आप खुद देख लें कि अगर हमारे फोटो सिंथेटिक लाइफ ना हो, प्लांट्स ना हो, प्रोड्यूसर्स ना हो, तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, ठीक है, बल्कि नामुमकिन है। जो फोटो सिंथेटिक लाइफ थी वो इवॉल्व हुई, ठीक है। अब जो प्रिमिटिव थी फोटोसिंथेटिक लाइफ, प्रिमिटिव जो थी वो क्या करते थे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते थे कि जो एटमॉस्फेयर में, ये भी हमने ऊपर देखा है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, वो क्या करते थे, वाटर तो उनके पास पहले ही था, ठीक है, वो क्या करते थे, H2S को यूज़ करते थे, ठीक है,
किस लिए? एज अ सोर्स ऑफ, लेकिन पानी गर्म था ना तो उस वजह से उसको यूज़ नहीं था करते सही। अच्छा, H2S को लेते थे। और एक और चीज़ है, ऊपर शायद कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे ना ये बताना बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस, दोनों मिलके क्या करते थे, अल्ट्रावायलेट रेस को कैप्चर करते थे और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता। अच्छा, अब दोबारा आ जाते हैं अपने काम पे, ठीक है। कहाँ पे थे जी? तो जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लाइफ थी, ठीक है, प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, H2S को यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के सोर्स के लिए उसको यूज़ करते थे, ठीक है। और उसके बाद अब ये जो हाइड्रोजन है इसको कहाँ यूज़ करते थे, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, for reducing the carbon dioxide into sugar। क्लियर है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए वो H2S को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो हाइड्रोजन मौजूद है उसको यूज़ करते हैं। अब आगे देखें जो अब के हैं, ठीक है, सॉरी, उसके बाद क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करते थे, ठीक है, और इसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज होती थी, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो लिबरेटेड या फिर ये कह लें कि रिलीज हो जाती थी वो, ठीक है। अब ऑक्सीजन रिलीज हुई, ठीक, उसके बाद ये था जी हमारे पास फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब हम सेकंड की बात करते हैं कि वो क्या करता था। सेकंड ने क्या यूज़ किया, वाटर, ठीक है। H2S यूज़ किया, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। वाटर को फिर यूज़ किया, वाटर को क्यों यूज़ किया जी, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जो आप अब बेसिक पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ठीक है, जिसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया जाता है, ठीक है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में क्या बनता है जी हमारे पास, ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया गया, ठीक है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया गया, ठीक है, किस लिए, हाइड्रोजन के सोर्स के लिए, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और उस वक्त ऑक्सीजन लिबरेट नहीं था होता, ठीक है। लेकिन बाद में जब उन्होंने यूज़ किया वाटर को, ठीक है, वाटर को यूज़ किया गया तो फिर ऑक्सीजन भी लिबरेट होना शुरू होगी, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज़ होना स्टार्ट हुई, ठीक है। रिलीज़ होते होते उस वक्त कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं था जो ऑक्सीजन को यूज़ करे, ठीक है। तो यानी कि कोई एरोबिक लाइफ मौजूद नहीं थी। तो ऑक्सीजन है जो, ठीक है, वो रिलीज़ होता गया और स्टार्ट हो गया एक्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जमा होना शुरू हो गया। अब उसके जमा होने के बाद क्या हुआ जी, फिर से चेंजेस शुरू हुई, ठीक है। इसके एक्यूमुलेट होने से ओजोन की लेयर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सबसे बड़ा पंगा तो इसी की वजह से था, ठीक है। ओजोन लेयर मौजूद ही नहीं थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, ठीक है।
अब ओजोन लेयर बन गई तो यहाँ पे जो यूवी रेज आ रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, अगर वही नहीं आएंगी, सोर्स मौजूद नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा जी, टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा, जो अर्थ है वो कूल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सारे का सारा हमारे पास कंसेप्ट, दो कंसेप्ट हमारे पास, समरी थी हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ऑफ जो एवोल्यूशन है, ठीक है, ये कोई ये जो इतना छोटा अभी ये चुन्नू मुन्नू सा ही है, ठीक है। तो ये इतना कंसेप्ट बनने में भी बहुत ज़्यादा जो थेरीज हैं वो दी गई थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड था। अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना नेक्स्ट थेरी से, तो आप देखेंगे कुछ तो 2000 साल तक किसी थेरी को रिजेक्ट ही नहीं किया गया, ठीक है, जो बाद में रिजेक्ट की गई, ठीक है। अभी कभी कभार तो ऐसा हुआ कि 200 साल के बाद जाकर किसी कोई साइंसदान आया, उसने जाकर रिजेक्ट की किसी दूसरी थेरी को, ठीक है, और 2000 साल के बाद किसी को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई एक वक्त में होने वाला काम नहीं है, ठीक है। जो एवोल्यूशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, अगर म्यूटेशन के जरिए हो तो वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो थेरीज हैं, ठीक है, सबको अब इंशाल्लाह डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। कुछ सीखा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।